Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा है वह लेसन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो आज हम फोकस करने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी का जो पहला पॉइंट है उसका नाम है एटॉमिक साइज। इसके पहले का जो हमारा वीडियो आया था मैंने समझाया था कि एलिमेंट को आसानी से पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टेबल का फॉर्मेशन किया। उस टेबल का नाम रखा गया पीरियोडिक टेबल। तो जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, हम जिसको लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल हैं, उसकी खोज करने वालों में 4 वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान है, रैंक, वर्नर, बोर और बरी। इसलिए जो आज की जो आधुनिक टेबल है उसका नाम रखा गया बोर, बरी, रैंक और वर्नर। तो किसी भी एलिमेंट की वह एटॉमिक प्रॉपर्टी जो पीरियोडिक टेबल के पीरियड में बाएं से दाएं जाने और वर्टिकल कॉलम माने फैमिली में ऊपर से नीचे आने पर वेरी करती है, वेरिएशन शो करती है, उनका नाम रखा जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है और पीरियोडिक प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है मुख्यतः। तो जो सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है उसका नाम होता है एटॉमिक साइज, दूसरे का नाम होता है आयनिक साइज, तीसरा होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, चौथी प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पांचवी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद थी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थी, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक डेंसिटी, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पावर थी। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, उसमें से मेन जो है 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इन 5 के बारे में आपको बाकायदा जानकारी हो जाती है तो आप कोई भी सवाल आएगा आपके हाथ से नहीं जाएगा। और इन 5 के बारे में जानकारी होना इसलिए आवश्यक है, अगर इसकी जानकारी आपको नहीं होगी तो आप बॉन्डिंग फेनोमेनन, पोलैरिटी मैकेनिज्म को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा, जो आज का वीडियो हम पाने जा रहे हैं वह होगा एटॉमिक साइज पर। तो एटॉमिक साइज के बारे में आप रेडी चाहिए। तो आज के हम वीडियो में बताएंगे एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज के ऊपर क्या क्या फैक्टर असर डालते हैं और एटॉमिक साइज कैसे वेरी करती है। तो आज हम एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक साइज का ही सहारा लेके फिर आयनिक साइज बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो रेडी हो जाइए। देखिए, ऑनलाइन क्लास पढ़ने का मतलब यह होता है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए और जो बातें बताई जाती है उसको नोट डाउन करते जाइए। जो दिक्कत होती कमेंट में आइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करें तो उस पर वीडियो हमारा बन के मिलता होगा। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट बार आए हैं, वे अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और तो आपको सारे वीडियो समय से मिलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह है एटॉमिक साइज पे हम फोकस करने जा रहे हैं। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। देखिए, एटॉमिक साइज को ही कहेंगे एटॉमिक रेडियस। तो अब जानना होगा ये एटॉमिक रेडियस क्या होगा। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस अब बाहरी ऑर्बिट के बीच की जो दूरी होती है वह कहलाती है एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस और जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसकी जो बाउंड्री, उसकी बीच की जो दूरी है वह कहलाएगी एटॉमिक रेडियस कहलाएगी, उसी का नाम। और इसी एटॉमिक रेडियस के आधार पर हम एटॉमिक साइज निकालेंगे। माने द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। अब ये मुद्दा आता है कि एटॉमिक रेडियस आप निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। एक्चुअल में पूरी दुनिया में जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं चूंकि आइसोलेट नहीं पाए जाते, अब जब वो अकेले नहीं होते हैं, पृथक नहीं रहते हैं, विलगित नहीं रहते हैं, तो उनकी साइज भी निकालना मुश्किल काम है। रेडियस निकालना एक प्रकार का डिफिकल्ट टास्क है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने यह कहा कि एटम आयन मॉलिक्यूल कैसे बॉन्ड बनाते हैं। तो एटम आयन मॉलिक्यूल जैसे बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड का जो ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट होगा उसमें फिर रेडियस के बारे में बातचीत होती है। तो एटम चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो जो एटम की साइज होगी वो एटॉमिक रेडियस के रूप में होगी। और एटॉमिक रेडियस को निकालने के लिए हमें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो जो रेडियस आएगा उसका नाम होगा कोवेलेंट रेडियस। तो एक्चुअल में जो एटॉमिक साइज को हम कोवेलेंट रेडियस के टर्म में ही पढ़ते हैं। जो आयन होते हैं जो कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो जो रेडियस आता है उसका नाम होगा आयनिक रेडियस।
और जो मॉलिक्यूल होते हैं क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से अटैच रहते हैं, फंसे या एसोसिएट रहते हैं, इस प्रकार के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को वंडरवाल फोर्स कहते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल की साइज के बारे में बात होगी, उसके रेडियस के बारे में बातचीत होगी, तो हमारा फोकस होता है वंडरवाल रेडियस पर। तो इस आधार पे एटम एंड मॉलिक्यूल की रेडियस जो है वह उसका जो ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट 3 हो गया। एक का नाम होगा कोवेलेंट रेडियस, एक का नाम होगा वंडरवाल रेडियस, एक का नाम होगा आयनिक रेडियस। लेकिन जो एटॉमिक साइज है उसका फोकस होता है कोवेलेंट बॉन्ड पर, और वंडरवाल भी एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट रेडियस भी एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड से निकाला जाता है। तो हम एटॉमिक साइज के अंदर हम 2 बातें फोकस करेंगे, कोवेलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस के बारे में। तो एटॉमिक साइज को ही फोकस करें, किसके? एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक साइज या रेडियस को निकालने के लिए, क्योंकि एटम एंड मॉलिक्यूल की बात हम एक साथ करते हैं, अब चूंकि तीनों दुनिया में आइसोलेट नहीं रहते हैं, इसलिए उनका एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करना इम्पॉसिबल होता है। 3 हमारा फोकस होगा। एक का नाम होगा कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। दूसरे का नाम होगा वंडर वाल रेडियस। और तीसरे का नाम होगा आयनिक रेडियस। लेकिन जो एटॉमिक साइज है उसका फोकस केवल ऊपर के 2 रेडियस से बताया जाएगा। तो हम एटॉमिक साइज को ऊपर के 2 रेडियस को मान के पढ़ते हैं, कोवेलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस। अब आते हैं कोवेलेंट रेडियस के बारे में बताते हैं। तो अब हमारा फोकस होगा कोवेलेंट रेडियस। तो देखिए, जानते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस को जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आज की जो आधुनिक केमिस्ट्री आई है उसमें एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जब 2 एटम आपस में आसपास आते हैं, अगर वे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं तो दोनों एटम अपने बाहरी सेल के बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाते हैं। तो ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बनता है उस प्रकार के बॉन्ड का नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओवरलैपिंग एक बार होती है तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ओवरलैपिंग 2 बार होती है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। ओवरलैपिंग 3 बार होती है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। इस आधार पे कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप का हो गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आते हैं कि कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। जब 2 एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों एटम के बाहरी सेल के बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं। तो उस वक्त दोनों एटम की न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकालिए, उस दूरी का आधा कर दीजिए, जो वैल्यू आती है वह वैल्यू एक एटम की कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। मतलब द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम इन कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। तो अब मान लिया जाए आपके पास एक एटम है ए, दूसरा भी एटम है ए, इसके पास एक ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल है। जब दोनों ऑर्बिटल आपस में आसपास आएंगे तो अगर ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो ये ऐसे आपको बनेगा। तो इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई है, ये इनके एटम का न्यूक्लियस और ये इनके एटम का न्यूक्लियस है। तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट रेडियस की डिफिनीशन के हिसाब से दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकाल दीजिए। यह जो दूरी होगी इसका नाम होगा DAA, इसका नाम होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इसका जब आधा करेंगे तो आ जाएगा कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस को हम RC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो RC का मतलब होता है कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू DAA अपॉन 2। यह कोवेलेंट रेडियस का फार्मूला है। तो कोवेलेंट रेडियस जो होता है 2 एटम के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकालेंगे, उसका आधा करेंगे, जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू कहलाएगी कोवेलेंट रेडियस।
इसमें चूंकि एक बार ओवरलैपिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड बना है, तो इसका नाम होगा सिंगल कोवेलेंट रेडियस। 2 बार ओवरलैपिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनता है, उसका नाम होता है डबल कोवेलेंट रेडियस। 3 बार ओवरलैपिंग होती, 3 बॉन्ड बनता है, उसका नाम होगा ट्रिपल कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। तो कोवेलेंट रेडियस जो होगा वह 3 टाइप का हो जाएगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब आते हैं कोवेलेंट रेडियस पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं। तो हम यहीं पर बताते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवेलेंट रेडियस। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोवेलेंट रेडियस पर असर डालते हैं। तो नंबर 1 फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। हम एक एक फैक्टर पर लेक्चर देंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। न्यूक्लियर चार्ज मतलब होता है नाभिकीय आवेश। तो जिस एटम के न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उस एटम के न्यूक्लियस में उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ज़्यादा एटम के न्यूक्लियस की ताकत रहेगी, तो आकार छोटा हो जाएगा। आकार छोटा हो जाएगा तो रेडियस भी इसकी छोटी हो जाएगी। मैं न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा, कोवेलेंट रेडियस उतनी ही कम रहेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज और कोवेलेंट रेडियस में इनवर्सली रिलेशनशिप है, दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट रेडियस। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, कोवेलेंट रेडियस उतना ही कम। अब दूसरा जो फैक्टर आता है उसका नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बातचीत हो जाए। अब जाना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो आप जान जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वह नंबर्स होता है जो किसी भी एटम के ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल को बताती है। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल एटम के न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग सर्कुलर फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो जिस फिक्स पाथ में घूमता रहता है उसे ऑर्बिट या सेल कहते हैं, उसको को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी भी एटम के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो 1 ऑर्बिट होगा, 2 है तो 2 ऑर्बिट होगा, 3 है तो 3 ऑर्बिट होगा, 4 है तो 4 ऑर्बिट होगा। मतलब जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना नंबर ऑफ सेल होंगे, उतना ही एटम का आकार बड़ा होगा। आकार बड़ा होगा तो एटॉमिक साइज बड़ी होगी और उससे बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड भी बड़ा होगा, तो रेडियस भी बड़ी होगी। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ने से कोवेलेंट रेडियस बढ़ती है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट रेडियस। अब आते हैं तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर को जानना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके आधार पे बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या भी होती है। अब ये जानना बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है 2 एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड। तो अगर 2 एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड 1 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 कहलाएगा। 2 एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 कहलाएगा। जैसे कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2, कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 का। जैसे एल्केन में बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा कार्बन कार्बन के बीच में, एल्कीन में 2 होगा, एल्काइन में 3 होगा। अब ये सवाल उठता है कि बॉन्ड ऑर्डर का कोवेलेंट रेडियस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का बड़ा जोरदार फर्क होगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड होगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड होगा तो दोनों एटम आसपास होंगे, उनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, तो कोवेलेंट रेडियस भी कम हो जाएगी। ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर कम कोवेलेंट रेडियस, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट रेडियस। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो कोवेलेंट रेडियस कम। अब जैसे एग्जांपल में इसको समझते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने कहा 2 एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं उसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो 1 बॉन्ड होगा, 2 है तो 2 बॉन्ड होगा, 3 है तो 3 बॉन्ड होगा। अब इसको समझते हैं। जैसे एल्केन, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एल्कीन।
तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं एल्काइन। तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब एल्केन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, हम ही बता दे रहे हैं, बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। आप जानते हैं पहले से। एल्कीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वह होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। एल्काइन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वह होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। देखिए, एल्केन की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, एल्कीन की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम और एल्काइन की बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम। अब इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 0.77, इसका आधा करें तो आ जाएगा 0.67, इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 0.6। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है और वैसे वैसे कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू भी कम हो रही है। मैंने समझा दिया कि कोवेलेंट रेडियस पर कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं। 3 मेन फैक्टर है, एक का नाम न्यूक्लियर चार्ज है, दूसरे का नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और तीसरे का नाम है बॉन्ड ऑर्डर है। तो बॉन्ड ऑर्डर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और न्यूक्लियर चार्ज जो होते हैं कोवेलेंट रेडियस पर असर डालते हैं। अब हम इसी को समझाने जा रहे हैं कि जो कोवेलेंट रेडियस है उसका फ़र्क, जो एटॉमिक साइज है उसका कैसे असर होगा पीरियोडिक टेबल में। तो एटॉमिक साइज का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होगा वह यहीं पर बताते हैं, फिर बताएंगे अभी वैन डेर वाल्स रेडियस। तो क्या फ़र्क होगा, ट्रेंड मान वेरिएशन। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल मतलब वेरिएशन, वेरिएशन। तो नंबर एक है इन ए पीरियड। पीरियड में क्या होगा, एटॉमिक साइज माने कोवेलेंट रेडियस। तो आप जानते हैं पीरियड का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल का हॉरिजॉन्टल रो। तो 7 हॉरिजॉन्टल रो है, तो 7 हॉरिजॉन्टल रो जो होता है, जो 7 हॉरिजॉन्टल रो उसका नाम होता है पीरियड होता है। हम जैसे पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं वैसे वैसे एटम का आकार छोटा होता है। एटम का आकार छोटा होगा तो एटॉमिक साइज छोटी होगी, एटॉमिक रेडियस छोटा होगा तो कोवेलेंट रेडियस भी छोटा होगा। इसका क्या कारण है, तो इस कारण को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं सेकेंड पीरियड। देखिए, सेकेंड पीरियड में सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। अब देखते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर आकार कैसे छोटा होता है। लिथियम में 2 सेल होगा, बेरिलियम में भी 2 सेल, 2 ऑर्बिट, इसमें भी 2-2 सेल, सब में जो होगा 2-2 सेल है। ऑक्सीजन में भी 2 होगा, फ्लोरीन में भी 2 होगा और नियान में भी 2 होगा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 3, इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो एटम के न्यूक्लियस प्रोटॉन भी 3 होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा 4 होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन 5 होगा, इसमें 6 होगा, इसमें 7 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 9 होगा, इसमें 10 होगा। देखिए
बाएं से दाएं जाने पर नंबर ऑफ सेल वही कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। बाएं से दाएं जाने पे ऑर्बिट या सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और बाएं से दाएं जाने पर एटम के न्यूक्लियस की ताकत बढ़ रही है। मतलब लिथियम के केस में 3 प्रोटॉन को 2 ऑर्बिट को संभालना है, 4 प्रोटॉन को 2 ऑर्बिट को, 5 प्रोटॉन को 2 ऑर्बिट, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 2 ऑर्बिट को संभालेगा, खींचेगा, 9 प्रोटॉन 2 ऑर्बिट को, और नियान में 10 प्रोटॉन 2 ऑर्बिट को। माने बाएं से दाएं जाने पर नंबर ऑफ सेल तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक करके नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो एटम के न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो ऑर्बिट एटम सिकुड़ता जा रहा है, एटॉमिक साइज घटती जा रही है, माने कोवेलेंट रेडियस भी घटती जाएगी। इस बात को रखा जाए कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज कम होती है, जो एक नॉर्मल ट्रेंड है। अब दूसरा आता है इन ए ग्रुप। इन ए ग्रुप माने ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप माने होता है समूह। तो अब हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? तो आप जब ऊपर से नीचे आएंगे, जिस मान लीजिए आपके पास फर्स्ट वाला ग्रुप है जिसका नाम फर्स्ट ए है, एल्कली मेटल वाला है, तो हाइड्रोजन आएगा पहले नंबर 1 पर, उसके बाद लिथियम आएगा, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, फ्रांसियम है, माने हे लीना करे रफ से फरियाद। जब माने ऊपर जब नीचे आएंगे तो हाइड्रोजन में 1 ऑर्बिट 1 सेल है, लिथियम में 2 ऑर्बिट, सोडियम में 3 ऑर्बिट, पोटेशियम में 4 है, उसके बाद वाले में 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा। मान जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ते जा रहे हैं, एटम के न्यूक्लियस की ताकत भी बढ़ती जा रही है। लेकिन नंबर ऑफ सेल जब बढ़ते जा रहे हैं तब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटम के बाहरी ऑर्बिट तक कम होता जाता है, आकार फैलता जाता है। इसको तुम इस बात को, ये जो मोटी बात है मन में आपको रखना होगा कि ऊपर से नीचे आने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ती है, कोवेलेंट रेडियस बढ़ती है। लेकिन पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज सिकुड़ती जा रही है। तो इसको मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज का वेरिएशन ग्रुप में होगा तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, बट इन ए ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। तो बाएं से दाएं जाने पर एटम का आकार छोटा होगा, ऊपर से नीचे आने पर एटम का आकार बड़ा होगा। इस बात को रखेंगे तो इस आधार पे बहुत सारी चीज़ें आपको कन्फर्म होगी। तो यह मैंने समझाया आपको कोवेलेंट रेडियस। इसी में अब हम समझा देते हैं कि यह वंडरवाल रेडियस क्या होगा, तो ख़त्म हो जाएगा आपका एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। तो आज ही के तो एक अब आते हैं वंडरवाल रेडियस। तो वंडरवाल रेडियस क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं या एक जगह रहते हैं तो मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा करते हैं। तो यह जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा होता है इसका नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देने वाले वैज्ञानिक थे वंडरवाल। तो इसका नाम रखा जाता है वंडरवाल फोर्स। और वंडरवाल फोर्स क्रिएट होने के बाद जो रेडियस पैदा होगी उसका नाम कहलाएगी वंडरवाल रेडियस। तो अब आते हैं वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस बहुत आसान है, वंडरवाल रेडियस, इसमें कुछ है नहीं। तो मान लिया जाए A2 आपका मॉलिक्यूल है, 2 A2 आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो A2 का जो होगा वह ऐसे होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। इस A2 का, यह एटम का न्यूक्लियस है, इनकी बीच की दूरी कहलाएगी कोवेलेंट रेडियस। और एक इधर भी A2 है, यह A2 भी ऐसे ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करके बॉन्ड बनाया होगा। अब यह इनकी बीच की दूरी कहलाएगी कोवेलेंट रेडियस। अब दोनों एटम आपस में
एक अजीब टाइप का वंडरवाल बांड से अटैच हैं। इस प्रकार का जो बांड होगा, इस प्रकार का जो हल्का फुल्का बांड होगा, इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी, इसका नाम होगा वंडरवाल इंटरेक्शन। अब कहा जाएगा वंडरवाल रेडियस क्या होगा? तब वंडरवाल रेडियस होगा जब दो मॉलिक्यूल, दो अगल बगल वाले मॉलिक्यूल के अगल बगल वाले एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकालिए आप, ये आप इसकी दूरी निकाल लीजिए, ठीक। अब इसका आधा कर दीजिए, तो जो आधा वैल्यू आएगी वह वैल्यू कहलाएगी वंडरवाल रेडियस। ये वंडरवाल रेडियस इसकी हो गई और यह वंडरवाल रेडियस किसकी हो गई? इसकी हो गई। तो वंडरवाल रेडियस ऐसे निकाली जाती है। वंडरवाल रेडियस जो होती है वह दो अगल बगल मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा होता है। द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियाई ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल इज नोन है वंडरवाल रेडियस। दो अगल बगल वाले मॉलिक्यूल के अगल बगल वाले एटम के दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा वंडरवाल रेडियस कहलाता है। लेकिन इसका कोई रोल नहीं उतना ज़्यादा है। जब एटॉमिक साइज पूछा जाएगा इसका फोकस होगा एटॉमिक रेडियस पर, इसका मेन फोकस होगा कोवेलेंट बांड के रेडियस पर। तो कोवेलेंट बांड का रेडियस अभी मैंने समझाया इस वीडियो में। यह तो हो गया आपका एटॉमिक साइज जो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद आएगा आयनिक साइज। यह वीडियो आपको समझ आ रहा है? अगर ये वीडियो अच्छा है तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में न्यू आए हुए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको समय से हमारे सारे वीडियो मिलते रहें। हमारे पास ज्वाइन का भी ऑप्शन, बहुत सारे वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो ज्वाइन में हैं। आप उसको मेंबरशिप लीजिए, ज्वाइन कीजिए, तो आपको अच्छे से वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।